दोस्तों सलाम नमस्ते आदाब। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम यानी सरफराज कुरैशी न्यूज स्टॉपेज वाले और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर जीटी रोड लाइव वाले। दोस्तों इन दिनों एक नाम पूरे देश में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, इस नाम की चर्चाएं और तेज होने लगी है। अचानक से मजदूरों के पास चले जाना, लोको पायलट के पास चले जाना, फिर मणिपुर चले जाना। सदन में भी उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर उनमें अचानक से इतनी ऊर्जा आई कैसे? इन्हीं सब मामलों को लेकर देश दुनिया की खबरों पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर के पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा राहुल गांधी में अचानक से हुआ क्या। जी सरफराज, देखिए हुआ तो ये है कि 10 साल के मोदी शासन में कई अच्छे काम हुए। ऐसा नहीं कि काम अच्छे नहीं हुए, लेकिन कई ऐसे काम हुए जिससे लेकर जनता के बीच एक तरह की नाराजगी थी और एक तरह का भय का माहौल भी था। ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा। और जो मीडिया है, मैं उस मीडिया की बात नहीं कह रहा हूं जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। दरअसल आजकल वैकल्पिक मीडिया ज्यादा प्रभावशाली है, जो कि साइट पर है, पोर्टल पर है, यूट्यूब पर है, और यूट्यूब की चीजें जो हैं लोगों तक, जनता के बीच पहुंचती हैं। तो इस डर के माहौल को सद्भाव में बदलने के लिए, प्रेम में बदलने के लिए, भाईचारा में बदलने के लिए राहुल गांधी ने यात्राएं की थी, जिसकी चर्चा आपने की, और उसका सकारात्मक असर देश पर पड़ा, समाज पर पड़ा, और जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें पड़ा। लेकिन चुनाव के बाद जो हुआ सरफराज साहब जी, वो ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नारे लगा रही थी कि हम 400 पार इस बार सीट लाएंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन के अंदर कहा था कि इस बार 400 पार, यानी कि वो एनडीए की बात कर रहे थे। बाद में फिर अमित शाह ने कहा, जो होम मिनिस्टर तब भी थे, आज भी हैं, भाजपा के दिग्गज लीडर हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कहा जाता है कि भाजपा उनके इशारे पर ही चलती है। तो उन्होंने भी एक जगह कहा था कि 300 से अधिक सीटें भाजपा की आएगी और 400 पार एनडीए करेगा। लेकिन न एनडीए 400 पार कर पाया, न 330 या 333 सीटें भाजपा ले आ पाई। बहुमत के आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकी, 240 सीट पर आंकड़ा अटक गई। और दूसरी ओर जो है एनडीए ने बहुमत हासिल किया, इसलिए सरकार आज जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की है। और दूसरी ओर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया अलायंस जो विपक्ष है, अच्छी खासी सीट लेकर आया, 230 सीट लगभग, और भी कई निर्दलीय वगैरह मिला ले अगर आप, तो विपक्ष की अच्छी खासी संख्या है। तो ये प्रभावशाली है। लेकिन इसमें ये चक्कर ये हो रहा है सरफराज साहब, वो ये है कि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को या विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि हमने सरकार बना ली है। दोनों बड़े फुल कॉन्फिडेंस में है। इन्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है राहुल गांधी में, जो कि एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। और आपने चर्चा की मणिपुर की, मणिपुर का वो भी जिक्र आपने किया सरफराज, कि सदन में जो राहुल गांधी ने कहा था कि क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है जी। और इसकी चर्चा देखिए मणिपुर की लगातार हो रही है। साल भर हो गए मणिपुर में हिंसा, अब तक ये शांत नहीं हो सका। मणिपुर जैसा सुरम्य और पहाड़ी बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, अंचल है। और आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत ने भी अपने एक भाषण में कहा था इस रिजल्ट के बाद कि मणिपुर की चिंता की जानी चाहिए, मणिपुर लोग क्यों नहीं गए। उनका सीधे सीधे इशारा प्रधानमंत्री की ओर था। और इस सदन में भी सदन में भी एलओपी समेत पक्ष चाहता था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र लोकसभा में नहीं किया।
और वो जिक्र कब करते हैं, जब राज्यसभा में राष्ट्रपति का भाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर जब भाषण देने को खड़े होते हैं प्रधानमंत्री राज्यसभा में, तब कहते हैं। मणिपुर की चर्चा कुछ देर करते हैं 5 मिनट के आसपास, लेकिन तभी पूरी तस्वीर साफ नहीं आती है और ये नहीं आता कि ये मणिपुर प्रधानमंत्री कब जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि एग्रेशन में राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का एक सूत्र है कि डरो मत, डराओ मत। अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल साबित हो रहा है उनका सूत्र, और ये लोगों के अंदर जोश पैदा करने में, कॉन्फिडेंस देने में उनको, अपने कार्यकर्ताओं में। और आप देखेंगे कि जो विपक्ष के और भी जो नेता, अखिलेश यादव का भाषण देख लें आप, कहा जाता है कि इंडिया अलायंस जो एकजुट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए अलायंस हुआ था और बिल्कुल एकजुट है लोकसभा राज्यसभा में। आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, उनका भाषण देख लें, महबूबा मोहित्रा, उनका बड़ा शानदार भाषण देख लें, तो सारा ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति थी विपक्ष की और उसी अनुसार काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी बतौर बड़ी ईमानदारी से प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरा दर्द सिर्फ कांग्रेस का दर्द नहीं है, मुझे दर्द होता है कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर क्यों, मुझे दर्द होता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों। वो बताना चाह रहे थे कि मैं सभी का नेता हूं, और जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष जो होता है, पूरे जो विपक्ष है उसके नेता होता है। आज मणिपुर भी फिर गए हैं जी, तो मणिपुर जो फिर से राहुल गांधी गए हैं जी, इससे क्या संदेश जाएगा देश भर में? और खास करके चूंकि वो टारगेट एक बार कर चुके हैं सदन में कि प्रधानमंत्री नहीं गए, उन्होंने फिर से मणिपुर में कहा कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, राज्यपाल को भी मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने क्या कहा है अपने पूरे मीडिया को जो संबोधन किया है उन्होंने? जी, वो बताता हूँ सरफराज। उससे पहले एक बात है, वो देखिए, हमेशा कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, कब कहां चले जाएंगे, कब विदेश घूमने चले जाएंगे पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने पद यात्रा के बाद, चुनाव के बाद, ये एलओपी बनने के बाद भी साबित कर दिया कि फुल टाइम पॉलिटिशियन है। देखिए कि वो मजदूर क्या मिलने चले जाते हैं, जबकि उनके घर में सबसे बड़े उद्योगपति आज देश में, कभी टाटा बिरला कहे जाते थे, आजकल अंबानी और अडानी कहे जाते हैं। तो अंबानी के लड़के की शादी है और वो दावतनामा देने आते हैं सोनिया गांधी के यहाँ, और ये बात होती है कि राहुल गांधी मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं रहते हैं ताकि किसी तरह का आरोप नहीं लगे। उसी समय राहुल गांधी गुरु तेग बहादुर नगर दिल्ली में एक इलाका है यमुना पार में, वहां जाते हैं, वहां की मिस्त्रियों से, मजदूरों से मिलते हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, और उतनी देर तक रहते हैं जितनी देर तक अंबानी साहब जो है सोनिया गांधी के आवास पर रहते हैं। और उसके बाद फिर वो जो रेलवे के जो मजदूर है, लोको पायलट कहे जाते हैं, जो रेलवे के जो पायलट होते हैं, उनका दर्द जानने चले जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं वो। उसके बाद आपने जिक्र किया गुजरात, देखिए सदन में भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार इंडिया अलायंस गुजरात में भी आप लोगों को हराएगा, यानी कि उनका इशारा भाजपा की ओर था। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था कांग्रेस के कार्यालय पर, पार्टी ऑफिस पर, उसके बाद वहां चले गए। जबकि देखिए, चुनाव जो है अभी गुजरात में नहीं होना है, वहां से चर्चा होगी इस पर आगे सरफराज कि कहां का चुनाव होना और क्या रणनीति होगी। तो लेकिन अभी गुजरात में लेकिन चुनाव नहीं है, लेकिन देखिए वहां गुजरात पहुंच जाते हैं, और क्यों पहुंच जाते हैं? ऊर्जा डालने के लिए, बूस्टअप करने के लिए कार्यकर्ताओं को, और ये बताने के लिए कि डरो मत, डरना नहीं है, हम इन्हें हरा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए अयोध्या में, जबकि राम मंदिर का मामला बड़ा मामला था और अयोध्या बड़ा मामला था, लेकिन फैजाबाद, जिसमें अयोध्या भी आता, पवित्र नगरी है, राम की नगरी है, वहां जो है भाजपा के जो सांसद हैं वो हार गए। वही सांसद हैं लल्लू सिंह, जिन्होंने कहा था कि 400 पार इस बार लाने दीजिए भाजपा को, फिर हम संविधान में संशोधन कर देंगे। और देखिए कौन जीता? जनरल सीट। ये बड़े गौर करने की बात है कि फैजाबाद सीट जो है रिजर्व सीट नहीं, दलित आदिवासी के लिए वो जनरल सीट है। जनरल सीट में एक दलित सीनियर नेता इंडिया अलायंस के जो सपा के टिकट पर खड़े थे, अवधेश प्रसाद, वो पासी समुदाय से आते हैं, उनकी चुनावी जीत हुई। तो राहुल गांधी ने यही इशारा किया कि जब वहां हम इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हरा सकता है तो यहां भी हम हराएंगे। और इसका बड़ा फायदा मिला, और इसका संदेश सिर्फ सरफराज गुजरात ही नहीं, जो आने वाले और भी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं वहां सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और आपने कहा मणिपुर, देखिए मणिपुर में वो इसलिए गए कि प्रधानमंत्री नहीं गए, कहने के बाद भी नहीं गए, इसलिए वो मणिपुर गया। मणिपुर में उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए प्रेम से ही सब कुछ का हल हो सकता है, भाईचारा से सब कुछ हल हो सकता है, और हिंसा, नफरत
किसी भी चीज का समाधान नहीं है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। वहां के दुखियारों से मिले, कैंप में भी वो गए, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, दर्द साझा किया, राज्यपाल से मिले। और हम चाहेंगे सरफराज कि उन्होंने दरअसल कहा क्या है, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हम अपने व्यूवर्स को ये सुनवाते हैं। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफ़ी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, ये देश भर में बड़ा चर्चित है। आखिर हमेशा राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा टैगलाइन बोल दे रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी बहुत चर्चित रहा और अब फिर से चर्चित है। ये नारा आम लोगों के जीवन में कितना असर डालेगा, खास करके जो कांग्रेस कहीं दबी हुई थी, लग रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी। जिस प्रकार से पुनर्जीवित हुई है कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है राहुल गांधी इसी कारण उत्साहित भी दिख रहे हैं, लेकिन वे जिस प्रकार का नारा गढ़ रहे हैं या उनकी टीम के सी ओर से जो नारा मिल रहा है, ये लगातार लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्टअप हो रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बूस्टअप हो रहा है। और 2-3 चीजें नोट करने लायक है, डिकोड करने लायक है सरफराज। सदन का उनके भाषण, हालांकि उन पर आरोप भाजपा ने लगा दिया है कि उन्होंने कहा कि हिंदू जो है हिंसक होते हैं, नफरत, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। अब तो शंकराचार्य जैसे लोग भी साफ साफ आकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था अमुक पार्टी है जो हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करती है और हिंसा नफरत करती है, उसमें भी कुछ लोग जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं फैला सकता। हिंदू जो है वो प्रेम फैलाता है, हिंसा नहीं फैला सकता है। और दूसरा डिकोड करने की बात यह है, पहला तो यह कि पूरा उनका एग्रेशन ये बताना कि हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, और दूसरा ये कि हिंदुत्व जो है वो प्रेम फैलाता, वो हिंसा नहीं फैलाता। और तीसरा जो है, देखिए हमेशा कहा जाता रहा है कि हिंदू कार्ड की जो पीठ है वो भारतीय जनता पार्टी की पीठ है, लेकिन जिस तरह उन्होंने भगवान शिव हो या गुरुदेव नानक हो या महावीर हो या जीसस क्राइस्ट हो, इन सब की तस्वीरों के बहाने, और खास करके फोकस उनका रहा शिव तस्वीर पर, और शिव का जो दर्शन है अभय मुद्रा वाला, उस पर उनका फोकस रहा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हिंदू या सनातन पर कब्जा सिर्फ जो है या ना किसी एक दल का है ना किसी संगठन का, और उस पीठ पर बड़ा सफलता से वो खेल कर चले गए। और ये साफ साफ बताया गए और सारी जनता को बताया गया, दुनिया को बताया गया कि डर के आगे जीत है। ये पहले भी कहते रहे थे, और ये इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। उनके कार्यकर्ताओं के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो रहा है।
और आप देखेंगे वो रिजल्ट में वो दिखा है, और आने वाले विधानसभा में भी सरफराज पूरी तरह दिखेगा। कई लोग हालांकि उनके एग्रेशन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आक्रामक होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, नेता जो है और मुखिया जो देश के प्रधान मुखिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी एग्रेशन वैसे ही रहता है। तो जो एग्रेशन कहते हैं लोहा को लोहा ही काटता है, तो एग्रेशन की जरूरत थी, इसलिए उसका लाभ तो चुनाव में भी मिलेगा। अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तो जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार अपने तेवर जो इनके अलग ही कुछ अंदाज अलग ही दिख रहा है, ऐसे में ये कितना लाभदायक होगा आने वाले विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या फायदा होगा? नहीं, मैंने पहले कहा सरफराज कि बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और देखिए मतलब देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था उसका हालांकि, और विधानसभा में संभावना नहीं दिखती है, और दिल्ली विधानसभा भी अगर अभी तो नहीं होना है, और लेकिन झारखंड में जो है इंडिया अलायंस एकजुट है, और महाराष्ट्र में तो बहुत कामयाबी के साथ, और महाराष्ट्र में देखिए लोकसभा में जैसा सफाया हुआ, सफाया तो नहीं कहेंगे लेकिन काफी प्रदर्शन, बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। अब कांग्रेस का बता रहा हूं आपको जी, कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन हुआ, जो शिवसेना वहां की उससे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है लोकसभा। हाँ, और सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में हुआ है, और झारखंड में भी इंडिया अलायंस का अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में क्योंकि जैसी एकजुटता अब तक दिख रही है, और ये दिखेगी एकजुटता, और अब लोगों ने स्वीकार कर लिया है बतौर नेता राहुल गांधी को। देखिए संजय राउत ने तो यहां तक बयान दे दिया था, और जो शिवसेना के प्रवक्ता है, बड़े लीडर हैं, और उसके सामना अखबार के संपादक हैं, जो ऑर्गन है शिवसेना का, उद्धव गुटका, तो उन्होंने साफ कहा है कि देखिए अगर प्रधानमंत्री बतौर चेहरा राहुल गांधी अगर सामने होते तो और रिजल्ट कुछ और होता, हम सत्ता में भी हो सकते थे। ये उनका सोचना, यानी कि ये कहना उनका है कि नेता हम लोग मानते हैं राहुल गांधी को, और यहाँ हेमंत सोरेन भी कई बार कह चुके हैं। इधर भी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ झारखंड में, हम लोग के वीडियो व्यूअर्स ने देखे होंगे, वो कांग्रेस की क्या हैसियत है वो हेमंत भी समझते हैं, अब जनता भी समझ ले रही है, और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, जो उसके नेता, उनके अंदर भी जो कॉन्फिडेंस आया वो देखने की बात है। और चुनाव में तो बिल्कुल इसका असर दिखेगा, क्योंकि डेमोलाइज अभी तो भाजपा है, लाके नरेंद्र मोदी या भाजपा के बड़े नेता ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार तो ठीक है, सरकार आपकी है, लेकिन बिल्कुल एनडीए की सरकार है, आपको बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसका कहीं ना कहीं मलाल तो है, और कहीं ना कहीं इनके बड़े लीडर के चेहरे पर दिखता है, जिसका फायदा कांग्रेस और इंडिया अलायंस उठाएगा। देखिए तेलंगाना के सीएम जो है, उन्होंने एक बयान दिया है, शरद भाई हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चाहते तो 2004 से 2014 के बीच में कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे जी। मतलब एक दौर ऐसा था राहुल गांधी का, अगर बात कर लिया जाए 2014 के चुनाव से पहले तक, तो इनके पीछे जो इनको टैग लगा दिया गया था कि ये बढ़िया नेता नहीं है, ये पप्पू है, इस तरह का जो टैग इनके पीछे घूमा। लेकिन अब जो है लोग इनको, विपक्ष की जो पार्टियां, जो अब सहयोगी पार्टियां हो गई है, ये भी मानती है कि इनमें प्रधानमंत्री वाला दमखम दिखने लगा है, और अब लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस में अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो राहुल गांधी है। आप कैसे देखते हैं कि वो उस दौर में जिस प्रकार उनको ट्रोल किया जाता था, इतने सारे लोग लगे रहते थे उनको ट्रोल करने में, उस वार को निकलते हुए किस तरह से विजेता के रूप में निकल कर आए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अभय कुमार दुबे बड़े चिंतक हैं देश के, सीएसडीएस में रहे, बड़े पत्रकार हैं, कई किताबें हैं उनकी, बड़े सीनियर राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। उनका तो यहां तक कहना है अभय कुमार दुबे का कि अगर आज सर्वे हो जाए तो एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रही है बड़े तादाद में दिखेगी, और अगर सर्वे ये हो कि प्रधानमंत्री पद का कौन सही, सच्चा और पसंदीदा उम्मीदवार है, तो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की अपेक्षा ज्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए वो इस आधार पर कर रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएसडीएस और लोक नीति ने एक सर्वे किया था उत्तर प्रदेश में कि प्रधानमंत्री किसे आप पसंद करना चाहेंगे, तो जो मत मिले हैं वो नरेंद्र मोदी से अधिक राहुल गांधी को मिले हैं। अच्छा, और ये भाजपा भी अच्छी तरह समझ रही है, और नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं।
तो इसका असर जो है चुनाव में बिल्कुल दिखेगा और पूरे देश में दिखेगा। और ये तक अब तो आशंका जताई जा रही है कि सरकार भी ये पूरी तरह चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। नहीं, वो सवाल ये था सरोज भाई कि आखिर जो इनके पीछे जो ट्रोल होता अच्छा था, हाँ जी, मैं सवाल पाता हूँ किस तरह से, हाँ देखिए उस सवाल पर आता हूँ। जी देखिए वो दौर था क्या, शुरुआती दौर थे, कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के पक्ष में लोग नहीं थे। लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री पहले तो सोनिया जी बने, सोनिया जी ने इनकार कर दिया। फिर राहुल का कहा गया तो राहुल ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उसी दौर की बात है, तो मनमोहन सिंह चाहते थे, पहले टर्म में भी चाहते थे कि मंत्री तो जरूर बने, कैबिनेट पद स्वीकार करे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने नहीं बने वो। तब क्या एक परिपक्वता भी नहीं थी, अब वो भी नहीं चाहते थे वो। और उसी दौर में कहा जाता है, आरोप है कि भाजपा ने उनकी छवि एक पप्पू बतौर की एकदम अवयस्क है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, ये शब्द अभी भी आए हैं। जी। और देखिए, लेकिन इनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जो 3 स्टेट में जब कांग्रेस हारी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कभी भी अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करूंगा। और देखिए आज तक उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। और राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे परिवार का भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना। सोनिया जी रही कार्यकारी अध्यक्ष रही, अध्यक्ष नहीं रही। उसका चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा, उसे अध्यक्ष बनाया गया। तो राहुल गांधी ने उत्तरोत्तर अपने व्यक्तित्व में निखार लाया है और ये जनता के सामने है। और आपने जो कहा रेवंत रेड्डी की आप शायद बात कर रहे हैं ना, हाँ, और वहां तो इतना अच्छा असर हुआ है, अभी आपको बता रहा हूं सरफराज, कि वहां के अभी कई नेता जो है जो बीआरएस के थे जी, है ना, जो टीआरएस थी बीआरएस हो गई थी, उन्हें शौक था कि हम राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाएंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय समिति कर लिया था, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो पार्टी है उनको। तो वहां के कई एमएलसी, कई नेता ने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, पाला बदल लिया है। तो दक्षिण में तो बहुत स्थिति अच्छी है ही। और ये अब हिंदी पट्टी में भी ये कांग्रेस का विस्तार हो रहा है, इंडिया अलायंस का विस्तार हो रहा है। और इंडिया अलायंस ने अपना उसका एजेंडा साफ है, उसी एजेंडे पर चलेगी। अब भाजपा फिर कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर कामयाबी मिले, लेकिन अब तक तो दिख नहीं रहा, कि चुनाव में भी नहीं दिखा कि उनका हिंदुत्व कार्ड चला हो। अब देखिए ये आने वाले चुनाव में क्या दिखता है। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।